नमस्कार बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के प्रोसेस को समझा था और समझा था कि एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है वो कितने स्टेप में होती है और किस तरह से एनिमल्स एनर्जी गेन करते हैं। आज हम उन सभी प्रोसेस को ह्यूमन बींग्स के अंदर समझेंगे कि कैसे ह्यूमन बींग्स एनर्जी गेन करते हैं और वो सारी की सारी प्रोसेस इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वगैरह किस तरीके से एनिमल्स के अंदर यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर फिनिश होती हैं। तो आज हमारा पूरा का पूरा फोकस न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स पर रहेगा। तो आज हमारा टॉपिक है बच्चों न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग। इंसानों में कैसे पोषण होता है। तो सबसे पहला स्टेप था बच्चों इंजेशन। तो इंजेशन तो हम जानते ही हैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं। टेकिंग ऑफ फूड इनटू माउथ, ये मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता ही चुका हूँ। तो इसमें तो खैर कोई ऑर्गन हमारा इन्वॉल्व होता ही नहीं है जो कुछ स्पेशली इसमें हम समझाएं। तो इंजेशन बहुत आसान प्रोसेस है। जैसे ही हम फूड को माउथ में इनटेक करते हैं वैसे ही क्या होता है, इंजेशन समाप्त हो जाता है। अब जो सेकंड स्टेप है हमारा और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो सबसे लंबी प्रोसेस है उसके बारे में आज हमें ध्यान से समझना है, जिसका नाम है डाइजेशन। कह सकते हो कि न्यूट्रिशंस प्रोसेस में सबसे बड़ा स्टेप हमारा डाइजेशन ही है। बाकी स्टेप में इतना टाइम नहीं लगता जितना डाइजेशन में लगता है। तो डाइजेशन प्रोसेस जो होती है ना बच्चों, हमारे ह्यूमन बीइंग्स में माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे ही हमने इंजेशन पूरा किया तो इंजेशन में क्या होता है, फूड को हम माउथ में रख लेते हैं। तो हमारी ये जो डाइजेशन प्रोसेस है ना बच्चों, ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहीं से हम स्टार्ट कर लें। तो जो माउथ होता है बच्चों, माउथ के अंदर टोटल 3 चीज़ें हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं हमारी। सबसे पहला होता है टीथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टीथ। सेकंड होता है टंग। एंड द लास्ट वन इज़ सैलिवरी ग्लैंड। थर्ड है हमारी सैलिवरी ग्लैंड। इन तीनों का ही अपना अपना काम है, तो थोड़ा समझ लें इनके बारे में भी कि कौन क्या करता है। जो टीथ होते हैं बच्चों, वो करते हैं फूड को च्यू यानी खाने को चबाने का काम करते हैं मित्रों। अब ये जो सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड को हिंदी में लार ग्रंथि कहते हैं। यानी इसके अंदर से एक लिक्विड निकलता है जिसको हम कहते हैं बच्चों सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड एक लिक्विड निकालती है अपने अंदर से जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सलाइवा। इसको हिंदी में लार कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो सलाइवा होता है ना बच्चों, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। याद रखना, डाइजेशन प्रोसेस बिना एंजाइम्स के कंप्लीट नहीं हो सकती। यानी एंजाइम्स ही फूड को डाइजेस्ट करते हैं। फूड के अंदर जो डिफरेंट न्यूट्रिशंस हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम ही एंजाइम्स का होता है। तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हमने नाम दिया है सैलिवरी एमाइलेस। ध्यान से नाम याद रखने हैं तुम लोगों को। एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सैलिवरी एमाइलेस। अब इसका काम क्या है? सैलिवरी एमाइलेस का काम होता है मित्रों
फूड के अंदर जो स्टार्च है, फूड के अंदर जो स्टार्च है इसको कन्वर्ट कर देना ग्लूकोज में, स्टार्च को ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। हम यहाँ स्टार्च को याद रखना कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जा सकता है। तो कह सकते हो कि सैलिवरी ग्लैंड से एक लिक्विड निकलता है सलाइवा, और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सैलिवरी एमाइलेस, और जिसका काम है खाने के अंदर जो स्टार्च है उसको ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। अब ये जो टंग है, जो जीभ है, इसका एक काम क्या है? इसका काम होता है बोलना, ठीक है जी। लेकिन डाइजेशन में इसका काम बोलना नहीं होता, क्योंकि बोलने से फूड डाइजेस्ट नहीं होता। तो टंग का काम क्या होता है? टंग क्या करती है? मिक्स करती है खाने को। मिक्स फूड किसके साथ? सलाइवा के साथ। ध्यान से समझ लेना, जो जीभ होती है हमारी, ये खाने को सलाइवा में मिक्स कर देती है, जिससे कि सलाइवा फूड में अच्छे से मिक्स हो जाए और खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो। तो कह सकते हो कि माउथ में डाइजेशन करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। अच्छा, माउथ के अंदर तो फूड जो होता है वो ज़्यादा टाइम रुकता नहीं है, मुश्किल से 3 सेकंड, 4 सेकंड या 5 सेकंड, इससे ज़्यादा कह सकते हो माउथ में खाना नहीं टिकता, ठीक है जी। जो जल्दी खाने वाले होते हैं वो तो 5 सेकंड भी नहीं रोकते खाने को माउथ में, सीधा खाया और सीधा पेट में। तो कह सकते हो कि माउथ में कभी भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो सकता, क्योंकि 2-3 सेकंड ही खाना रुकता है, तो इसीलिए कंप्लीट डाइजेशन कभी भी माउथ में नहीं हो सकता। तो इसके बाद क्या होता है बच्चों? माउथ से फूड सरकता हुआ सीधा पहुंचता है हमारे स्टमक में। माउथ से फूड डायरेक्ट कहाँ जाता है बच्चों? स्टमक में। किसके थ्रू जाता है? फूड पाइप के थ्रू जाता है। माउथ से जो खाना जाता है स्टमक में वो जाता है बच्चों फूड पाइप के थ्रू। फूड पाइप को दूसरी भाषा में ईसोफेगस भी कहते हैं। फूड पाइप को दूसरी भाषा में ईसोफेगस भी कहते हैं, ठीक है जी। और याद रखना मित्रों कि जो फूड पाइप होता है जिसके थ्रू खाना जाता है स्टमक में, यहाँ एक मूवमेंट होती है फूड पाइप में जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट, यानी कि माउथ से जो खाना जाता है स्टमक में एक मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों सिकुड़ जाना, और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैल जाना। यानी जो हमारा फूड पाइप होता है, जब इसके अंदर से खाना जाता है तो जिस जिस हिस्से में खाना पहुंचता है वो हिस्सा तो एक्सपेंड हो जाता है और बाकी हिस्सा रहता है कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सपोज दैट यही फूड पाइप है हमारा, तो मान लो यहाँ से खाना जा रहा है, तो जहाँ पर खाना है वो हिस्सा तो थोड़ा सा फूल जाएगा, यानी एक्सपेंड हो जाएगा, और बाकी हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट। और फूड पाइप की इसी मूवमेंट को हमने नाम दिया है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड पाइप की इसी मूवमेंट को हमने नाम दिया है बच्चों पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब बात कर ले थोड़ी सी स्टमक के बारे में। देखो जी, ये जो स्टमक है बच्चों, स्टमक को जे शेप्ड ऑर्गन कहा गया है। जे शेप्ड ऑर्गन मतलब जे की शेप में होता है, जे फॉर जग।
जे शेप्ड ऑर्गन होता है और इसके अंदर लगभग 3 घंटे खाना रहता है। फूड जो रहता है स्टमक में अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे रहता है, जहाँ पर फर्दर डाइजेशन होता है। अब फूड स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेस्ट होता है, तो इसके लिए स्टमक के अंदर ना बच्चों 3 तरह के एंजाइम्स हैं। स्टमक के अंदर 3 तरह के एंजाइम्स हैं, जिसमें क्या होता है, स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। अब वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? इनमें सबसे पहला एंजाइम्स होता है बच्चों पेप्सिन एंजाइम। सबसे पहला है पेप्सिन एंजाइम। दूसरा एंजाइम होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं जिसको, HCl। और तीसरा होता है हमारा म्यूकस। तीसरा होता है म्यूकस। अब ज़रा इन तीनों के बारे में ही बात कर ले मित्रों। ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है मित्रों, इसका काम क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन। क्या होता है? प्रोटीन डाइजेशन। और याद रखना, ये क्या करता है पेप्सिन एंजाइम? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट कर देता है? अमीनो एसिड में। याद रखना, जहाँ पर भी प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन हमेशा आफ्टर डाइजेशन एमिनो एसिड बन जाता है। तो पेप्सिन एंजाइम का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमीनो एसिड बना देना। ये जितने भी तुमने देखा होगा वर्कआउट जो करते हैं आजकल लोग जिम्स वगैरह में, जहाँ ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, वहाँ जो वर्कआउट लेते हैं उनमें सब में अमीनो एसिड पाया जाता है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। यानी प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो अमीनो एसिड बनता है, और अमीनो एसिड से क्या है, एनर्जी गेन करना ज़्यादा आसान होता है। तो पेप्सिन एंजाइम का काम ये होता है। अच्छा, ये जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके 2 काम हैं। पहला काम ये कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है ना बच्चों, ये किसी एसिड की प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है। ये किसी एसिड की प्रेजेंस में ही एक्टिव होता है। तो एसिड कौन है यहाँ? HCl। तो इसका पहला काम है HCl का टू एक्टिवेट पेप्सिन एंजाइम। सबसे पहला काम है इसका पेप्सिन एंजाइम को एक्टिवेट रखना। और दूसरा काम क्या है मित्रों? टू किल all the germs coming with the food, यानी जो खाने के साथ अगर कोई जम्स वगैरह चले गए हैं पेट में, तो उन जम्स को किल करना, उन जम्स को मार देना। ये काम किसका है मित्रों? HCl का। अब रही बात म्यूकस की। देखो, म्यूकस का काम वैसे डाइजेशन में तो है नहीं, लेकिन ये जो HCl है ये तो एसिड है, तो ये तो हमारे पेट को भी हार्मफुल है, हमारे पेट के लिए हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं एसिड तो इसीलिए म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना? तो म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? स्टमक को। किससे? HCl से। इज़ दैट ओके बच्चों? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इतना सारा जो भी डाइजेशन का काम होता है, ये सब कहाँ होता है? हमारा स्टमक में। अब यहाँ से हम एक चीज़ देख सकते हैं कि स्टमक से अब यहाँ जो खाना जाएगा वो सीधा कहाँ पर जाता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो यहाँ से अब मैं नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूँ। देखो जी,
स्टमक तक हम पहुंच गए हैं। अब स्टमक से जो खाना जाता है बच्चों, वो सीधा जाता है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में किसके थ्रू? एक छोटा सा स्ट्रक्चर है बीच में जिसको कहते हैं ड्यूडिनम वॉल। क्या कहते हैं? ड्यूडिनम वॉल। ड्यूडिनम वॉल के थ्रू स्टमक से खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमेशा याद रखना कि जब खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो नेचर में एसिडिक होता है। कैसा होता है खाना नेचर में? एसिडिक। क्यों? क्योंकि पेट के अंदर, स्टमक के अंदर याद हो तो HCl था, तो HCl जब खाने में मिल जाएगा तो खाना एसिडिक हो जाएगा ना, नेचर में एसिडिक। तो इसीलिए जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वो नेचर में एसिडिक हो जाता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, छोटी आंत, थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर लें। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पेट की सबसे बड़ी आंत है। कहने को स्मॉल है ये, लेकिन लेंथ में लंबी है। लगभग 6.5 मीटर लंबी है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है जी। और इसकी लेंथ जो होती है ना बच्चों, ये हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होती है। अगर हम कहें कि जो ये होते हैं हमारे हर्बीवोर्स, इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है लंबी, और जो होते हैं हमारे कार्निवोर्स यानी मांसाहारी, इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है थोड़ी सी छोटी। इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है इनका खाना। भाई जो हर्बीवोर्स होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह ज़्यादातर, ये क्या करते हैं? ये खाते हैं घास। ठीक है। और घास के अंदर होता है बच्चों सेल्यूलोज और लिग्निन। सेल्यूलोज और लिग्निन, तो इनके बारे में हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि जो सेल्यूलोज होता है ये एक सीमेंट लाइक सब्सटेंस है। क्या है? ये एक सीमेंट जैसा मटेरियल है जिसको डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसीलिए इसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए हर्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि डाइजेशन में टाइम लग जाता है ज़्यादा। जबकि जो कार्निवोर्स होते हैं इनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ इतनी लंबी नहीं होती, क्योंकि ये जो खाना खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है जल्दी ही, तो छोटी ही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ जी। अब बात कर लें मित्रों, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में कैसे हेल्पफुल है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना बच्चों, ये 2 जगह से अपने सीक्रेशन लेती है। सीक्रेशन मतलब समझते हो? एंजाइम्स। ठीक है। 2 जगह से ये इस एंजाइम्स लेती है। एक तो होता है लिवर और एक होता है पैनक्रियास। एक होता है लिवर और एक होता है बच्चों पैनक्रियास। अगर मैं बात करूं लिवर की, तो लिवर जो होता है बच्चों एक लिक्विड सीक्रेट करता है जिसका नाम रखा गया है बाइल। लिवर एक लिक्विड सीक्रेट करता है जिसका नाम है बाइल। अब ये जो बाइल है इसका काम क्या है? इसके 2 काम है बच्चों। सबसे पहला काम है इट कन्वर्ट लार्ज फैट ग्लोबुलस टू स्मॉलर। मतलब जो फैट होता है, फैट की बड़ी बड़ी ग्लोबुलस को, ग्लोबुलस मतलब पार्टिकल्स, फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, मतलब कुल मिला के फैट को ब्रेक करना, ये काम है बाइल का। और इस प्रोसीजर को हमने एक नाम दिया है बच्चों इमल्सिफिकेशन। यानी फैट की बड़ी बड़ी पार्टिकल्स को
छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना, इट इज़ कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। और सेकंड काम होता है बच्चों इसका, सेकंड इसका काम होता है बच्चों टू मेक फूड बेसिक। बेसिक का मतलब होता है बच्चों फूड का एसिडिक नेचर ख़त्म कर देना। मैंने बताया था अभी कि जब खाना पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वो एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। तो उसके एसिडिक नेचर को कम करना ये काम है किसका बच्चों, हमारे बाइल जूस का। इसका पूरा नाम है बाइल जूस। अब तुम कहोगे कि सर खाना जो होता है वो एसिडिक क्यों नहीं रह सकता, मतलब अगर खाने की एसिडिटी हम कम ना करें स्मॉल इंटेस्टाइन में तो प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है बच्चों, इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं म्यूकोसा लेयर। क्या कहते हैं, म्यूकोसा लेयर। तो वो म्यूकोसा लेयर जो होती है ना, उसको एसिडिक नेचर बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। मतलब अगर एसिडिक रहेगा फूड तो उसके लिए एक तरीके से इनटॉलरेबल है, वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए फूड की एसिडिटी कम करना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि ये जो बाइल जूस होता है ना, इसको गॉल ब्लेडर होता है जो इसको स्टोर करता है हमेशा। बाइल जूस को स्टोर करके कौन रखता है, गॉल ब्लेडर। तो ये था मित्रों लिवर का काम। अब हम बात कर ले पैनक्रियास क्या करता है डाइजेशन में। पैनक्रियास भी मित्रों 3 एंजाइम्स रिलीज़ करता है, 3 एंजाइम्स। पहला होता है एमाइलेस, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा था सलाइवा के टाइम पे। एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लिपेस या लाइपेस, जो आप कहना चाहो। तीनों के अपने अपने अलग काम है। एमाइलेस का काम क्या है बच्चों, अभी अभी समझाया ही था ये भी। स्टार्च को किस में ब्रेक कर देना, स्टार्च को ब्रेक करके ग्लूकोज बना देना। स्टार्च भी कह सकते हो या कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हो। अब ये जो हमारा ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और अभी अभी मैंने समझाया ही था पेप्सिन एंजाइम के टाइम पर कि जो प्रोटीन होता है ये डाइजेस्ट होने के बाद क्या बनता है, अमीनो एसिड। तो प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड बन जाता है। और ये जो लिपेस होता है हमारा, ये फैट को डाइजेस्ट करता है हमेशा। याद होगा बाइल ने क्या करा था, फैट के बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया था। अब उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को और डाइजेस्ट करके, यानी उस फैट को डाइजेस्ट करके बना दिया जाता है फैटी एसिड। क्या बना दिया जाता है, फैटी एसिड। तो यहाँ पर स्टार्च तो कन्वर्ट हो गया बच्चों ग्लूकोज में, प्रोटीन कन्वर्ट हो गया एमिनो एसिड में, और फैट कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड में। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन प्रोसेस ख़त्म हुई। तो ये थोड़ी सी लार्ज कॉम्प्लेक्स सी प्रोसेस है जिसको हमें अच्छे से 1-2 दिन अच्छे से रिमेंबर करना पड़ेगा कि किस एंजाइम का क्या काम होता है, तब जाके हमें अच्छे से क्लियर हो पाएगी। तो इसके जो 3 स्टेप बचे, एक तो एब्जॉर्प्शन, एक एसिमिलेशन और एक इजेशन, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।